नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है समाधान प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी 2023 वाली इस सीरीज में, जिसमें कि हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को आपके लिए कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें ऑलरेडी हमने इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के जो सबसे क्रूशियल टॉपिक्स थे वो आपके सामने कवर कर लिए हैं। आज का जो सेशन है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी ऑन पॉलिटी, और इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 13 to 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कि मैं कवर करूंगा। कुछ इस वीडियो में करेंगे, कुछ हम लोग अगले सेट में करेंगे, जो कि अगेन मैं बहुत ही जल्दी रिलीज कर दूंगा। आप देख ही रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मैंने काफी ज्यादा रखी हुई है, बिकॉज आई वांट कि ये सीरीज 2 से 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाए, बिकॉज उसके बाद आपके लिए वैसे भी टाइम उतना बचेगा नहीं। प्रीलिम्स जस्ट आने ही वाला है। इसके बाद हम लोग पॉलिटी के जस्ट बाद हम लोग साइंस एंड टेक की तैयारी को स्टार्ट कर देंगे, रिविजन को स्टार्ट कर देंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो बच्चे पुराने सेट्स को नहीं देख पा रहे हैं, देखना चाहते हैं, दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने रेफर नहीं किया है तो जाकर के उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। वहां पर आपको पुराने लेक्चर्स के जो भी हमारे वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, ये दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो पाथफाइंडर का जो अग्निपथ बैच है वो 13 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। साथ ही में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाने वाली है। इसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस साथियों अवेलेबल करवाई जाएंगी। और ये वाला जो बैच है 1 जून से शुरू होने वाला है। इसका जो प्राइस दैट इज ओनली 8,000 रुपीज। ऑल्सो ये बैच केवल इंग्लिश में ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा में भी अवेलेबल करवाया गया है। शुद्ध हिंदी भाषा में कंटेंट और एजुकेटर्स भी आपको मिलने वाले हैं। 15 जुलाई से ये वाला आपका हिंदी बैच शुरू होने वाला है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल वीडियो है जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है जरूर देखिए कि हिंदी माध्यम से आप लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे कोर्स को लेकर तो नीचे दिया गया फॉर्म है, उसको जाकर के फिल आउट कीजिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, जिसके माध्यम से आपकी डाउट्स सॉल्व करी जा सकती हैं। वंस अगेन दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैच। इसमें दोस्तों आपको मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है टेस्ट सीरीज के लिए। 1 जून के पहले एनरोल कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। ऑल राइट, आज का मेरा सेशन जो होने वाला है पॉलिटी का, उसमें हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वी विल स्पीक अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सुर्खियों में था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी फ्रिवलस पीआईएल्स आ रही हैं, उनको हमें रोकना होगा। ट्राइब्यूनल्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सामने आई है। डेफिनेट क्वेश्चन बनता ही बनता है प्रीलिम्स में या मेंस में, कहीं ना कहीं सवाल आएगा ही आएगा। एफसीआरए को लेकर बड़ी ही सरप्राइजिंग हमें अमेंडमेंट्स देखने को मिली है। कुछ नियमों में बदलाव किया गया है जो कि 2019 में किए गए और 20 में किए गए नियमों के बाद ये सडन रिलैक्सेशन देखने को मिली है। वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट दैट। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये पॉलिटिकली ज्यादा टॉपिक बन जाता है, सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है। तो आई डोंट नो कि इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। सतलुज यमुना लिंक कैनाल एज यूजुअल काफी सालों की तरह इस साल भी सुर्खियों में चला है। हमें केवल इसकी जो पॉलिटी है वो समझनी है कि एग्जैक्टली इसमें इशू क्या आ रहा है, कौन से कमीशन इसके साथ संबंधित हैं। दैट्स ऑल। महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। हिस्टोरिकल इसकी जो अंडरपिनिंग्स हैं वो समझनी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं। 9th शेड्यूल फिर से सुर्खियों में आया बिकॉज ऑफ 2 स्टेट्स, झारखंड और छत्तीसगढ़, दोनों ने ही अपने ही राज्यों में ये कहा कि हम लोग आरक्षण का जो परसेंटेज है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो उसी के चलते 9th शेड्यूल की प्रोटेक्शन उन्होंने सीक करी थी। वहां पर ब्रीफली बात कर लेंगे कि 9th शेड्यूल बेसिकली क्या है। उसके बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। दोस्तों आपने एडीपी का नाम सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको कि 2018 में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सिमिलर लाइंस पे इन्होंने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें कि ये पूरे देश भर में 500-600 के आसपास ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं और उनको फिर धीरे धीरे ग्रो करवाने वाले हैं। स्पेशली वो ब्लॉक्स को जिनके जो भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं चल रही हैं, तो उनमें ये एबीपी प्रोग्राम को बेसिकली लागू किया जाने वाला है। इसको लेकर सवाल, एडीपी को लेकर सवाल पहले आ चुका है, इसीलिए एबीपी भी अपने आप में काफी रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा, मतलब हमने वो करी हुई है लिस्ट की, सारे टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स निकाले हुए हैं, लेकिन इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं वो टॉपिक नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक
नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नंबर 5 मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको स्पेशल आपको फोकस देना है। ऑल राइट, सो पीआईएल की बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप लोग, पिछले साल की खबर है, एससी ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया टू फ्रिवलस पीआईएल पिटिशंस। इन्होंने कहा कि इस तरह की जो पिटिशंस हैं ये जो न्यायालयों का कीमती समय है उसको बेसिकली खाया जा रहा है। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि क्योंकि आप बेकार की पीआईएल्स को फाइल करते हैं तो आपसे हम लोग पैसा भी मांग सकते हैं और वो आपको फाइन जमा करना पड़ेगा, बिकॉज आपने कोर्ट का जो कीमती समय है उसको खराब किया है। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्टेड टू फ्रिवलस पीआईएल पिटिशंस, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब वही नॉर्मल बातें हैं। हमें इसका जो बैकग्राउंड है वो जानना काफी जरूरी है दोस्तों। ये जो एक्सप्रेशन है इसको अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से बोरो किया गया है, मतलब कि पहली बार ये एक्सप्रेशन वहीं पे इस्तेमाल किया गया था और आज इसको इंडिया हो गया, बहुत सारे देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें तो पीआईएल का, अगर हम बात, वैसे तो इसका जिक्र कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है पीआईएल, लेकिन जो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि कहां से डिराइव होती है, दैट इज आर्टिकल 39 कैपिटल ए। जो आर्टिकल 39 कैपिटल ए है, इसका उद्देश्य यह है, द स्टेट शैल सिक्योर एंड प्रोवाइड जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड, और यहीं से इस पीआईएल वाले आइडिया को डिराइव किया गया है। ये एक तरीके से पावर है जो कि पब्लिक को दी गई है न्यायालयों के द्वारा। इट इज अ पावर गिवन टू पब्लिक बाय द कोर्ट्स। ऐसी एक सिंपल सी लाइन भी आपसे पूछी जा सकती है, एंड टू गेट यू कंफ्यूज कि ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लॉज ने दी है ना, गवर्नमेंट ने दी है, प्रेसिडेंट ने दी है, वगैरह वगैरह, तो ध्यान रखना कि ये पावर जो है न्यायालयों के द्वारा बेसिकली पब्लिक को दी गई है। इसमें जो पीआईएल है, इट कैन अराइज फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर्स, तो दोनों केसेस में ही अराइज हो सकती है, एंड इट कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी इसको फाइल दोस्तों किया जा सकता है। अगर इसमें हिस्ट्री ऑफ पीआईएल इन इंडिया की बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट न्यायाधीश हैं जिनका नाम सामने आता है। नंबर 1 पे जस्टिस कृष्णा अय्यर, 1976 की ये बात है। इनको हम लोग पीआईएल का भारत में पायोनियर कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार एक तरीके से इन्हीं के द्वारा इस पीआईएल कॉन्सेप्ट को इंडिया में पॉपुलराइज किया गया था। लेकिन अगर बात करें कि पीआईएल को बहुत ज्यादा जो मतलब कि लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया था, तो दैट वाज जस्टिस पीएन भगवती, जिन्होंने एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा जाता है कि एक नई एरा लेकर आए थे पीआईएल मूवमेंट की। तो ये 2 नाम आते हैं, पायनियर ऑब्वियसली ये हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस करवाने का काम जो है वो जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा किया गया था। दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं इन केस आपसे पूछा जाता है कि कौन से यहाँ पे जस्टिस का संबंध है विद पीआईएल, तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखने जरूरी हैं। अगला टॉपिक है ट्राइब्यूनल्स का। तो ट्राइब्यूनल की जब बात करते हैं तो ये बहुत ही अहम जजमेंट सामने आई है, पिछले साल जून की जजमेंट है। उम्मीद तो थी पिछले साल मेंस में ही कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाएगा, लेकिन नहीं आया दोस्तों। ट्राइब्यूनल्स को लेकर इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि एनजीटी जो है इट इज सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट इन सो फार एज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज कंसर्न। तो एक केस चल रहा था रिगार्डिंग ऋषिकोंडा हिल्स इन विशाखापट्टनम पे, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर कुछ आदेश दिए जाने वाले थे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी जो है ना वो सबॉर्डिनेट है टू हाई कोर्ट। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इनके ऑर्डर्स विल प्रिवेल ओवर दैट ऑफ दी स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स। ये ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं ये बेसिकली एक कानून के हिसाब से बनाए गए हैं, तो उनके ऑब्वियसली उनके ऑर्डर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। तो अगर प्रेसिडेंट्स की बात आएगी तो हमेशा हाई कोर्ट या फिर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इन्हीं के ऑर्डर्स प्रिवेल करने वाले हैं ओवर एंड अबव द ट्राइब्यूनल्स। अगर हम लोग एनजीटी की बात करते हैं, ये दोस्तों एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है सेटअप अंडर दी एनजीटी एक्ट। इसको लेकर भी यूपीएससी बाय द वे 2 बार सवाल पूछ चुकी है, और ये जो भी मुद्दे होते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले, फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाले, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज वाले, उनके साथ जुड़े हुए मुद्दों को लेकर ये सुनवाई करती है। एनजीटी को एस्टैब्लिश करने वाला भारत तीसरा देश है जिसने कि एनवायरमेंटल मुद्दों के लिए ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश किया था। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया बिकेम द 3rd कंट्री, एंड डेवलपिंग देशों में तो हम लोग नंबर 1 कंट्री हैं जिसने कि ऐसा ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश किया हुआ है। इसके 5 आपको बेंचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई है, और एक आपका मेन आपका न्यू दिल्ली में इसका प्रिंसिपल प्लेस देखने को मिल जाता है। एनजीटी कौन से कानूनों के तहत केसेस की सुनवाई कर सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। जो वाटर वाला एक्ट है उसके
उसके बाद वाटर सेस एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और एयर एक्ट है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। ये सभी लोग कॉमनली जानते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ये भी सभी लोग कॉमनली जानते हैं। लेकिन जनरली बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बच्चे इंक्लूड करने की गलती करते हैं। ऑप्शन में दिया होता, आपको लगता है कि यहां सही है, लेकिन WPA के केसेस ये नहीं सुन सकता है। 1972 वाला जो WPA है उसके केसेस को सुनने की पावर NGT नहीं रखता है। ऑन द कॉन्ट्ररी द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत सुनने के केसेस की पावर को NGT रखता है। तो ये प्लीज ध्यान रखिए, WPA इज नॉट इंक्लूडेड और ये आपका वाटर सेस, फॉरेस्ट, एयर, एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वाले केसेस को ये सुन सकता है। ये स्टैटिक पार्ट है, आई विल नॉट टेक मच टाइम, जस्ट 1 मिनट लूंगा। ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स के बीच में तुलना करनी है। हाई कोर्ट्स दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ट्राइब्यूनल्स पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। इनको ट्राइब्यूनल्स के आइडिया को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। 2 आपके आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, 323A और 323B, एंड स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन करी गई थी, जब उसके बाद इसको इंक्लूड करवाया गया था। पर्पस, इसका तो पर्पस जानते ही हैं, टू इंटरप्रेट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स ऑन स्पेसिफिक मैटर्स। प्रोसीजरल कंप्लायंस काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हाई कोर्ट है दे आर बाउंड बाय प्रोसीजरल कोड्स, जो CRPC है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये CRPC के हिसाब से नहीं बल्कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से इनको चलना पड़ता है। मेंबर्स की बात करते हैं तो यहां पर केवल जुडिशियल मेंबर्स ही आ सकते हैं। यहां पर यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट्स विद स्पेशल नॉलेज। तो जरूरी नहीं कि आपका जुडिशियल बैकग्राउंड ही होना चाहिए, आप दूसरे एक्सपर्ट्स अगर हैं स्पेशल नॉलेज वाले तो उस केस में भी आपको इसकी सदस्यता मिल सकती है। पावर्स टू यूज ऑल एनैक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, और इस केस में जैसे मैंने बताया कि ट्राइब्यूनल NGT के केस में ये वाले कानून ये के तहत सुनने आने वाले केसेस को सुन सकता है, कोई और ट्राइब्यूनल होगा तो वो वाले केसेस को सुन पाएगा। बेसिकली इनकी जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं, ठीक है। दे आर लिमिटेड टू द लॉज अंडर विच दे आर बेसिकली जिनको बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो पूछा जा चुका है मेंस में और इसको लेकर कुछ ना कुछ प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन ये इस बार जो नई जजमेंट आई है ना कि ये किसका फैसला जो है वो प्रेसिडेंस लेगा, तो दैट इज बेसिकली हाई कोर्ट का फैसला प्रेसिडेंस लेगा ओवर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट है FCRA। इसमें कुछ नियमों का बदलाव किया गया है। सम ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स एंड ऑब्जर्वर्स वुड से कि जो नियमों का बदलाव किया गया इसलिए किया गया बिकॉज अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो पहले गवर्नमेंट ने इस कानून को बहुत सख्त कर दिया, अब उसी कानून को थोड़ा रिलैक्स कर दिया है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना पॉलिटिकल एंगल में। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड आपके FCRA रूल्स टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन सिटीजंस। तो कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस किया गया है। ये खबर पिछले साल जुलाई 2022 की है। ये एक और कारण की वजह से भी सुर्खियों में रहा था। दिसंबर 2022 में चीज सामने थी। FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन कैंसल्ड आफ्टर इट रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम चाइनीज एम्बेसी। ये अमित शाह जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। एंड बल्कि ये भी चीज सुर्खियों में आई थी कि CPR, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड ऑक्सफैम जैसी जो संस्थाएं हैं इनको अब FCRA लाइसेंस दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका FCRA लाइसेंस एक बार के लिए निलंबित कर दिया गया था। 2-3 वजह से सुर्खियों में था, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। FCRA के जो नए रूल्स हैं इन्होंने क्या कहा है बहुत ही क्विकली बताऊंगा। कुछ नंबर्स हैं, नॉट वेरी रेलिवेंट, बस आपको सेंटिमेंट समझना है कि इसमें व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव रिलैक्स्ड द रूल्स। So amending FCRA rules now individuals can send up to ₹10 lakh without informing the government। ठीक है, आपको 10 लाख तक अगर पैसे लेने हैं तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 लाख से अमाउंट एक्सीड करती है तो आपके पास 3 महीने होंगे। पहले 30 डेज के अंदर आपको बताना पड़ता था, लेकिन अब आप 90 दिन में बता सकते हैं। ठीक है, कौन सी एंटिटीज इन पैसों को रिसीव कर सकती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज, ये देखिए वही जो मैंने एंगल बोला था। लेजिस्लेटिव मेंबर्स हो गया, इलेक्शन कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, जजेस, जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेज who were all barred earlier from receiving foreign contribution। इन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, अब सभी को रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अच्छा, टाइम लिमिट अगर आपको देखिए, फॉर इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन अंडर FCRA, ये बढ़ा दिया गया है। 15 दिन से बढ़ा करके 45 डेज कर दिया गया, मतलब कि अगेन रूल्स को रिलैक्स कर दिया गया है। अब देखिए ये FCRA के रूल्स को रिलैक्स अगेन क्यों किया गया है, वी विल नॉट गो इनटू दैट। बस इतना जान लीजिए कि इन केस अगर सवाल आता है तो सवाल यही आएगा कि इन्होंने कुछ नियमों में बदलाव किया है और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो रूल्स की रिलैक्सेशन का है।
ठीक है। एफसीआरए की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, ये इमरजेंसी के टाइम पे लाया गया था, 1976 की बात है। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि फॉरेन पावर्स इंटरफेयर कर रही हैं भारत के अंदरूनी मामलों में, इसीलिए इस इतने सख्त कानून को लाया गया था। इंप्लीमेंट करने वाला मंत्रालय हमारा गृह मंत्रालय है, सपोर्टेड बाय आईबी इन अप्रूवल्स एंड रिजेक्शंस थ्रू इन्वेस्टिगेशंस ऑन एंटीसीडेंट्स। तो ये बैकग्राउंड चेक करते हैं। एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है बैकग्राउंड चेक करना, सारी शनाख्त करना, उसके बाद जाकर के अप्रूवल या रिजेक्शन इनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है। 2020 में जो अमेंडमेंट हुई थी बहुत ही सख्त थी। एक तरीके से इन्होंने प्रोहिबिट ही कर दिया था कि भाई फॉरेन फंड्स को रिसीव नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज आज से कुछ साल पहले 2014 में आईबी की रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारी एनजीओज हैं भारत में जो कि फॉरेन एरियाज में से फंड्स को ले रही हैं और वो इस तरीके से काम कर रही हैं कि भारत में डेवलपमेंट के काम को रोका जा रहा है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए बेसिकली आपका जो ये वाला एफसीआरए वाला एक्ट में अमेंडमेंट को लाया गया था। इसमें बल्कि इन्होंने ये कहा था कि अगर पैसा आपको रिसीव करना भी है तो आपको एक सिंगल ब्रांच है एसबीआई की नई दिल्ली में, वहीं पर आपको उस पैसे को रिसीव करना है। आपको और कहीं पर भी इस पैसे को रिसीव नहीं कर सकते हैं। बल्कि इन्होंने बहुत चीजें बताई थी कि आपका वैलिडिटी जो होगा एफसीआरए लाइसेंस का वो 5 साल होगा और जब आपकी वैलिडिटी खत्म होने वाली होगी उसके पहले ही आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। अगर खत्म हो जाती है फिर उसके बाद रिन्यू करना काफी मुश्किल है। फंड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसमें भी बहुत, हालांकि इसमें घपलेबाजी भी हो रही थी। बहुत सारे एनजीओ ऐसे थे जो कि पैसे को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिखा दिखा के खर्चा दिखा रहे थे और कैश को यहां वहां कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मैक्सिमम लिमिट अब कैश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की 20% है, पहले ये 50% थी। तो यस, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी थी करनी, लेकिन अब सडनली इसको रिलैक्स कर दिया गया है। तो उसका रीजनिंग नोबडी नोज। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट्स इन्होंने बोला कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द यूजेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर एन इंक्वायरी। जो पैसा पड़ा हुआ है अगर आपने यूज नहीं किया तो उसको गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि कोई भी अगर उस संस्था में काम करता है जो कि फॉरेन फंड्स ले रही है, वहां से भले कोई चपरासी भी हो, भले कोई पीएनबी क्यों ना हो, उसका भी आधार कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट करने पड़ेंगे और सबकी जांच करी जाएगी कि पैसे का कहीं ना कहीं इधर से उधर तो नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें 2020 के संशोधन में लाई गई थी, लेकिन अब इसको रिलैक्स कर दिया गया है। ये जो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी इस अमेंडमेंट को लेकर। उन्होंने कहा था कि देखिए ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज किसी के पास भी फंडामेंटल या एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिसीव कर सके। तो अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि एनजीओ जो हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट दे हैव अ लीगल स्टेटस एंड दे आर रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट सोसाइटी और प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी, और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के नियमों के अंतर्गत ही उनको काम करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है सतलुज यमुना लिंक कैनाल का। इसमें बेसिकली फिर से क्या हुआ था, देखिए, पंजाब नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मीटिंग रिक्वेस्ट, सेंटर टेल्स कोर्ट। और ये दोस्तों पिछले साल एक और कारण से भी सुर्खियों में रहा था। आपने सुना होगा फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनकी बल्कि हत्या भी कर दी गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उनका एक गाना था जो कि उनकी डेथ के बाद रिलीज हुआ था, SYL, वो काफी फेमस हो गया था। वो भी एक मतलब फ्लैश पॉइंट बना था बिटवीन पंजाब गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सतलुज यमुना लिंक कैनाल इशू वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ये मुद्दा क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये आपकी सतलुज आ रही है, ठीक है, ये आपकी यमुना जा रही है, तो दोनों को बेसिकली लिंक करना है। ये हरियाणा का कहना है कि हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि सूखे मतलब जहां पे पानी की कमी होती है, एंड वी वांट टू फुलफिल दैट फ्रॉम सतलुज, और ये हमें मिलना चाहिए बिकॉज सतलुज क्योंकि जब हरियाणा फॉर्म हुआ था इन 1966 फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब, तो उसके बाद ये चीज को प्रॉमिस किया गया था। ठीक है, तो ये इट इज अ प्रपोज्ड 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल कनेक्टिंग सतलुज एंड यमुना रिवर्स विच वाज प्लान्ड इन 1966 आफ्टर द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें हुआ क्या था कि कुछ पार्ट देखिए, इसको फिर से देख लीजिए कि इसमें कुछ पार्ट जो है ये हरियाणा ने बनाना था, कुछ पार्ट इसमें ऑब्वियसली पंजाब की तरह बनाना था। हरियाणा वाला पार्ट जो 92 किलोमीटर था ये तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। ये वेट कर रहे हैं कि पंजाब कब करेगा और कब पानी को भेजेगा, लेकिन पंजाब इसको करने से मना कर चुका है। हरियाणा बोलता है कि जिन इलाकों के लिए हम पानी मांग रहे हैं वहां पे हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, वो काफी कम हो चुका है। पंजाब बोलता है कि राइपेरियन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारी मर्जी है कि हम पानी को दें या फिर नहीं दें। स्टेट्स राइपेरियन प्रिंसिपल्स ये कहते हैं ओनर ऑफ लैंड एडजेसेंट टू वाटर बॉडी हैज द राइट टू यूज वाटर, और ये राइपेरियन प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग पानी नहीं देना चाहते हैं। तो हरियाणा ने तो इस स्ट्रेच को आज से 40 साल पहले ही बना लिया, 1980 में ही उन्होंने बना लिया था, लेकिन पंजाब ने ऐसा नहीं किया है। हरियाणा हैज बीन डिनाइड its rightful share in water as assessed by Iradi Tribunal 1987। नाउ इसमें बहुत सारी चीजें हैं
सर्कमस्टांशियल चीजें भी आती हैं कि तब के हालात कैसे थे, आज के हालात कैसे हैं, लेकिन पुराने हालातों के हिसाब से जब असेसमेंट करी गई थी तो ये सही था कि हरियाणा को मिलना चाहिए था, लेकिन आज शायद हालात वैसे नहीं है। तो अगेन पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ज्योग्राफी को समझना है, और पुराने अगर कोई कमीशन का नाम है, ट्राइब्यूनल का नाम है, वो मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एराडी ट्राइब्यूनल का नाम आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट अगेन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट में भी फिलहाल बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको नहीं जाननी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनकी हिस्ट्री जाननी इंपॉर्टेंट है। 1966 की ही बात है, सेंटर ने सेटअप किया था महाजन कमीशन टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट इन महाराष्ट्र कर्नाटका एंड केरला। जो महाजन कमीशन था उन्होंने ये सिफारिश करी थी कि 264 जो गांव हैं दे विल बी ट्रांसफर टू महाराष्ट्र, एंड जो बेलगावी जिसको कि हम बेलगाम के नाम से जानते हैं, एंड 247 गांव जो है वो कर्नाटका के पास रहेंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने इसलिए ये जब रिपोर्ट सामने आई तो महाराष्ट्र ने रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था। इनफैक्ट 2004 में महाराष्ट्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि भाई ये चीज जो है टोटली गलत है। महाराष्ट्र क्या क्लेम करता है? महाराष्ट्र क्लेम करता है कि देखिए जो ये वाला इलाका है ना, बेलगावी वाला, ये मैक्सिमम इसमें मराठी स्पीकिंग इलाका भी काफी आता है, तो वो मराठी स्पीकिंग इलाका जो है वो महाराष्ट्र के पास रहना चाहिए। कर्नाटका का ये मानना है कि जो एक बार फैसला हो चुका है एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो बाउंड्रीज निर्धारित कर दी गई हैं वो बाउंड्रीज फाइनल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो यही मुद्दा चल रहा है। बल्कि इसको लेकर बड़ी फनी खबर सामने आई थी कि कर्नाटका टू पे ₹60 लाख अ डे टू लीगल टीम, इतना खर्चा वो लोग ले रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो इस डिस्प्यूट को जीतना ही चाहते हैं। तो इनफैक्ट कर्नाटका ने तो डिस्प्यूट किया भी नहीं, महाराष्ट्र के द्वारा ही डिस्प्यूट किया गया है। अगेन बहुत पॉलिटिकल है ये सब चीजें, हमें केवल इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना जरूरी था कि इसमें महाजन कमीशन था और उसमें 1966 में ये किया गया था। बेलगाम बेलगावी जो है एरिया ऑफ डिस्प्यूट है, दैट्स इट। 9 शेड्यूल सुर्खियों में आया। इसके पीछे क्या हुआ था कि झारखंड ने कोशिश करी है, उन्होंने बल्कि बिल क्लियर कर दिया अपने राज्य में कि वो रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहते हैं वेकेंट गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज 77%। इन्होंने कहा कि हमने बिल पास कर दिया है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल को 9 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, सो दैट कल को इसके ऊपर सवाल ना उठाए जा सकें। तो 9 शेड्यूल में अगर बिल को इंक्लूड कर लिया जाता था तो उस केस में वो जुडिशियल स्क्रूटिनी या जुडिशियल समीक्षा से परे हट जाता था। ऐसा होता था पहले तक, लेकिन अब नहीं होता है। 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था पहले संशोधन से टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेकिन ये लाया ही इसलिए गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोग इस लॉ को डाल रहे हैं सो दैट ये जुडिशियल रिव्यू से बच सके। इवन अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तब भी हम लोग अगर 9 शेड्यूल में किसी कानून को ऐड कर देते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू से बच जाएगा। लेकिन आईआर कोहलो वाले केस में वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले केस में, ये बाय द वे सवाल यूपीएससी ने 2016 में पूछा था रिगार्डिंग आईआर कोहलो केस, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट लॉज कैनॉट एस्केप द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इफ इंसर्टेड इनटू 9 शेड्यूल आफ्टर 1973। इन्होंने कहा था कि जब बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ था केशवानंदा भारती वाले केस में, उसके बाद इफ एनी लॉ इज इंसर्टेड इट कैनॉट बी वो बच नहीं सकता है जुडिशियल स्क्रूटिनी से। ये बड़ी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। ये सुर्खियों में इसीलिए आया था बिकॉज झारखंड हुआ, इवन छत्तीसगढ़ ने भी सिमिलर चीज करने का प्रयास किया था कि वहां पर भी जो रिजर्वेशन है वो 50% से बढ़ा दी जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है एबीपी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। बड़ा सिंपल आइडिया है दोस्तों, जैसे एडीपी शुरू किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सिमिलर लाइंस पे एबीपी को शुरू किया गया था। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द गवर्नमेंट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम विच इज एम्ड एट इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैगिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स। तो ये आप देख लीजिए कि इसकी अनाउंसमेंट वैसे पिछले साल बजट में हुई थी 22-23 में, लेकिन इस साल बजट में फिर से इसको मेंशन किया गया है। बिल्कुल जैसे एडीपी था वैसे ही शुरू किया गया है। एडीपी जो कि 112 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, वैसे ही एबीपी का यहाँ पे गठन किया गया है जो कि 500 ब्लॉक्स को कवर करेगा अक्रॉस 31 स्टेट्स। स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है कि जो मैक्सिमम ब्लॉक्स हैं हमारे वो इन स्टेट्स में रहने वाले हैं, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन स्टेट्स में जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो ज्यादा ही खराब चल रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली स्टेट्स कैन ऐड मोर ब्लॉक्स टू द प्रोग्राम लेटर, लेकिन शुरुआत में आपका इन स्टेट्स में एबीपी को लागू किया जाएगा। 15 की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर ये मतलब काम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन स्टेट्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्लूड एडिशनल स्टेट स्पेसिफिक केएसआईज टू एड्रेस द लोकल चैलेंजेस एज वेल। बाकी ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, रैंकिंग्स निकाली जाएंगी बताने के लिए कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, सो दैट अकॉर्डिंगली वहां पे फिर इंप्रूवमेंट्स को लाया जा सके। एडीपी
के बारे में दो शब्द 2018 में लॉन्च किया गया था 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और इसमें 49 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे अंडर 5 ब्रॉड बेस्ड सोशो इकोनॉमिक थीम्स, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 बेसिक आपके इंडिकेटर्स थे इनके तहत, और कई सारे छोटे छोटे इंडिकेटर्स दिए गए थे जिनका यहाँ पे आंकलन किया जा रहा था। और ये जो एडीपी था ये बेसिकली 3 कोर प्रिंसिपल्स पे आधारित था, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज मतलब कि इन्होंने वहां पर जाकर के लागू कर देनी है, क्योंकि अब ट्राइड एंड टेस्टेड है कि एडीपी अच्छा काम कर रहा है तो एबीपी को भी सेम तरीके से ही ये लोग लागू करवाने वाले हैं। ऑल राइट, ये था ये सेशन। इसमें कुछ और टॉपिक्स मैं ऐड करूंगा, पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, वी विल बी कवरिंग दोस इन द सब्सिक्वेंट सेशन। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जाने से पहले बताना चाहूंगा पाथफाइंडर की अगर आपने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को चेकआउट नहीं किया है जरूर चेकआउट कीजिए। ये केवल 3000 में आपको अवेलेबल हो जाएगी, एंड साथ ही में केवल मेंस टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, मात्र 2500 में आपको ये भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।